दोपहर के 3 बज चुके हैं। सीधे रुख करेंगे एससीओ समिट का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। सुनिए। जो एससीओ चार्टर और शंघाई स्पिरिट का उल्लंघन करते हैं, इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत है। एक्सेलेंसी, मैं वर्ष 2021 में एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर एससीओ संस्कृति वर्ष मनाने के लिए पूर्ण समर्थन देता हूं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय इस वर्ष हमारी साझा बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ प्रदर्शनी आयोजित करने की प्रक्रिया में है। भारत की साहित्य अकादमी ने रूसी और चीनी भाषा में 10 भारतीय साहित्यिक कृतियों के अनुवाद का काम पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भारत महामारी मुक्त वातावरण में एससीओ फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि समस्त एससीओ देशों के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स ने हाल में बीजिंग में एससीओ सचिवालय के सहयोग से आयोजित योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन को उनके कुशल और सफल नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं और इस बैठक के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रपति इमामोली रहमान को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ताजिकिस्तान के सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एससीओ समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की और ये कहा कि यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य, जो मुख्य लक्ष्य है, वो अभी भी अधूरा है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही तमाम और भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री यहां पर गिनाते हुए नजर आए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का ये संबोधन, दूसरी तरफ आप आज तक की स्क्रीन देख रहे हैं जहां पर देर रात तक मतगणना चलेगी। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। 243 में से 129 पर एनडीए की बढ़त लगातार बनी हुई है। आरजेडी महागठबंधन 104 के साथ पीछे है और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ सईद अंसारी भी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन सईद जी, ये बताइए, सीधे आपने लैंड कर लिया, मतलब ड्रोन से आपकी यहाँ पर एंट्री हो रही थी, अब सीधे यहाँ अभी तक की ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये क्या बयां कर रहे हैं, क्या बताते हैं? सारी जमीनी हकीकत आप लोग बता रहे थे। आप घूम कर आई बिहार, है ना, लोगों से वहाँ पर बात की, एग्जिट पोल आपने किया, उसके बाद अब जब मतगणना शुरू हुई तो एक एक सीट की मतगणना, हॉट सीट्स और जो उम्मीदवार हैं, कौन आगे कौन पीछे, 500 से 1000 से सब आप बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि 129 और 104 यानी कि जो महागठबंधन है वो बहुत तेजी से एनडीए के पीछे भाग रहा है और 30% तक अभी तक गिनती वोटों की हो चुकी है। अब हमें देखना ये होगा कि जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रुझान आते हैं, क्या ये आंकड़े बदलते हैं या इसी तरह के आंकड़े, इसी तरह के रुझान जो हैं वो 100% वोटों की गिनती तक जाएंगे और यही परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। कोरोना ने सब कुछ बदल के रख दिया यहाँ पर। देखिए, कोरोना की वजह से शायद इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। 32.2% वोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी के लिए इंतजार करना होगा देर रात तक। हालांकि एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस तरह से ये नतीजे आ रहे हैं, ये 3 बड़ी बातों पर एक तस्वीर पेश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि कोरोना के वक्त में ये पहला चुनाव हुआ और ऐसे में जनता ने कोरोना के दौर में जब लॉकडाउन लगा, जो इंतजाम हुए, सरकारों ने कैसा काम किया, इसको लेकर एक लिटमस टेस्ट जरूर बिहार के नतीजे उस नजरिए से देखे जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि जिसके कयास लगातार चल रहे थे कि तेजस्वी कितनी तेजी से उभरे हैं और अगर वाकई वो एनडीए से आगे निकल जाते हैं तो ये एक नए दौर की राजनीति, एक नई पीढ़ी की राजनीति को लेकर एक पॉलिटिकल शेप यहां पर दिखाई देगी। और तीसरी बड़ी बात, विपक्ष के लिए एक साइकोलॉजिकल मैसेज यहां से जरूर जाता, क्योंकि आगे देखिए बिहार के बाद अब बंगाल के भी चुनाव होने हैं, तो यहां की जीत बहुत हद तक तय करेगी कि आगे के चुनावों में राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ था
कि तेजस्वी यादव ने जो एक सीरियस चैलेंज पोज किया इस बार सिटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, हालांकि चित्रा आप तो देखिए फील्ड पर भी गई, शुरुआत में ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन पहला चरण आते आते जब तेजस्वी की रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी, अचानक से जिस इकोनॉमिक जस्टिस की बात उन्होंने करनी शुरू की, रोजगार को मुख्य डिस्कोर्स में वो लेकर आए। बिल्कुल 10 लाख नौकरियों की वो बात करते हैं और उसके बाद से पूरा का पूरा परिदृश्य चुनाव का बदल जाता है। लेकिन मैं चाहूंगी मध्य प्रदेश से जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको जरूर दर्शकों को दोबारा दिखाया जाए। और सही जिस पर मैं आपकी टिप्पणी, आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं, वहां के तमाम नेताओं के लगातार संपर्क में, कम से कम यहां पर बीजेपी ने शानदार तरीके से न सिर्फ अपनी सरकार बचाई बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ देखिए बीजेपी दफ्तर में किस तरह से जश्न का माहौल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा आप, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि जो ग्वालियर और चंबल इलाका है वहाँ की जो 16 सीटें हैं उसी पर सबकी नज़र थी। और मध्य प्रदेश का चुनाव दो बातों के लिए महत्वपूर्ण था। एक तो ये कि क्या कमलनाथ किसी भी तरह से अपनी वापसी कर पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये थी कि हम 20 से 24 सीटें कम से कम अगर ले आते हैं तो हम जोड़ तोड़ कर लेंगे, हम 28 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य, उनके पास 5 ऐसे विधायक, 5 ऐसी सीटें जरूर हैं। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी धमक ग्वालियर चंबल इलाके में कर पाए हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बता पाए हैं कि हाँ वो बीजेपी में आने के बाद भी स्वीकार्य हैं? सरकार तो बच गई, लेकिन सरकार तो बच गई शानदार तरीके से मध्य प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं, सरकार बिल्कुल बच गई है, अच्छी तरह से बच गई है। शिवराज सिंह चौहान अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हाँ। और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है, कमलनाथ को बहुत बड़ा झटका है। हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जुड़ गए, राजपूत जी। हाँ, और डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जेडीयू के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर नवल किशोर भी हमारे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी मुस्कान सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। राजपूत जी, ये मुस्कान क्या है? ये मुस्कान 32% पर 100 का आंकड़ा आपके गठबंधन को पार कर लेने की मुस्कान है, या आपको उम्मीद है कि ये जो 70% वोटिंग गिनती अभी बाकी है उसमें आप आगे निकल जाएंगे? सईद भाई, ये मेरी मुस्कान एक चीज को लेकर के है कि आज मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मीडिया एक परसेप्शन, एक बहुत गंभीर तरीके से, मैच्योर तरीके से इस चुनाव के रिजल्ट्स को दिखा रहा है, ये मेरे लिए एक सुखद संकेत है। क्योंकि लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, जीत हार होती रहेगी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मीडिया मतलब ने इसके पहले मीडिया मैच्योर तरीके से रिजल्ट नहीं दिखाता सुरेंद्र जी। हाँ चित्रा जी, हाँ मुझे ये कहना पड़ेगा, आप अपने ऊपर या किसी और के ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन हाँ मीडिया में कुछ ऐसे भाषणवीर हो गए थे जो बहुत इमेच्योर तरीके से चीखने और चिल्लाने लग गए थे, जिनकी वजह से लोगों का बीपी हाई हो जा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि मैच्योर तरीके से सारी बातें, आज मीडिया कह रहा है 32% वोट काउंट हुए हैं, अभी 70% अब आप मीडिया पे ही सर डिस्कशन करने लगे, आप खड़े कहाँ हैं ये बताइए। मध्य प्रदेश में आप हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी जो हालत हुई है वो, गुजरात में वही हाल है, और बिहार में भी शुरुआती दौर पे लग रहा था कि जीत बढ़त बनी हुई है, लेकिन अब तो पीछे चले गए काफी ज्यादा। 129 पर एनडीए, 105 पर आरजेडी प्लस। अभी तक तो हम लोग 94 के आसपास थे चित्रा, आपको जानकारी थी, अब 105 पे हो गए, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मध्य प्रदेश का भी बता दीजिए ना, मध्य प्रदेश में तो पूरी ताकत आपने झोंक दी थी सुरेंद्र जी, वहां तो 8 पर सिमट गए, वहां तो एग्जिट पोल में फिर भी आपको 10 से 12 बता रहे थे, आप 8 पर रुक गए वहां पर। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश हम लोग चुनाव पूरी तरीके से हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहा है, और इसके कारणों को खोजना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये बात जरूर हम लोगों को सालेगी कि मध्य प्रदेश हम इस तरीके से हारे हैं, इसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी, इसको हम स्वीकार करते हैं। ये तो बिहार में भी तो यही हुआ ना, बिहार में तो आप पिछली बार से भी कम है, बिहार में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है अभी तक। अभी सईद भाई, ये बात कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली होगा। जैसे मैं अभी पूर्णिया कटिहार वाले सीमांचल एरिया में मैं देख रहा था, जहां पर अभी मत कुल 30-30 हजार गिने गए हैं, वहां पर आप जो बातें देख रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो मीडिया में शायद उस तरह आक्रामक और 3-4 गेंद पे कुछ चौके होके मार के चले जाते। मुकाबला भी आईपीएल का, मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल आईपीएल का, और वो क्रिकेट में रहे भी हैं तेजस्वी, थोड़े बहुत खिलाड़ी रहे हैं, वो दिल्ली से खेला कर। वो शब्द है संयम, पेशेंस। अभी बहुत सारी काउंटिंग चल रही है और इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टता के साथ बताया है कि ये अभी 1/3
मात्र 25% ही वोट काउंटिंग हुआ है, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे लगता है इस बार रात तक काउंटिंग चलेगी और 6-7 बजे तक क्लियर होगा कि ट्रेंड दरअसल कहाँ जा रहे हैं। मगर इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड एक तरह से सुबह बने थे जिसमें एनडीए ने बढ़त लिया था, वो लगातार वो ट्रेंड कायम है। थोड़े समय के लिए जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही थी उस समय अन्यथा लग रहा था, मगर लगातार एक ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है जिस दिशा में वो सुबह से चल रही है। इसलिए इस कैविएट के साथ कि हमें पिछले घंटे में देखिए महागठबंधन धीरे धीरे सही लेकिन 100 का आंकड़ा पार करके 106 पर पहुंच गया है। तो कहीं थोड़ा सा डर, कुछ शक तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, एक्चुअली सईद जी क्या हो रहा है कि हम आधे आधे घंटे में भिन्न भिन्न चैनलों में जा रहे हैं। तो कहीं वो 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, कहीं 100 के आंकड़े से कम है, कहीं वो 108-9 पहुंच गए हैं, तो कहीं हम 133 पे हैं, तो कहीं हम 125 पे हैं। तो सब कुछ एवरेज मिला के मैं चल रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि संयम के साथ काम लेना होगा। मगर 2-3 बातें यहां स्पष्ट होती है। पहली बात जो स्पष्ट होती है कि आप देखिए जिस प्रकार का एग्जिट पोल में प्रोजेक्शन था कि एक वेव और स्वीप वाला इलेक्शन है, ये तो आप भी मानेंगे, नतीजे चाहे कुछ भी हो शाम के 7-8 बजे तक, मगर ये वेव वाला इलेक्शन नहीं है। स्वीप वाला इलेक्शन होता तो ये नतीजे अभी तक स्थिर हो गए होते और एक सॉलिडिफिकेशन हो गया होता। दूसरी बात यहां बताई जा रही थी, क्योंकि मैं आरजेडी के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अभी तो अर्बन सीट के और सेमी अर्बन सीट के डब्बे खुले हैं, अभी जब रूरल के डब्बे खुलेंगे तो आप देखिएगा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। आप भी मानेंगे कि ये जो एग्जिट पोल भी था और पूरा चुनाव आप लोग कह रहे थे कि ये जॉब्स अर्थात एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के इर्द गिर्द लड़ा गया था। 10 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार हम देंगे, ये तेजस्वी जी ने कहा था। मगर आप देखिए सरकारी रोजगार कहाँ महत्वपूर्ण होता है। सरकारी रोजगार के लिए मार पिटाई होती है तो सेमी अर्बन और अर्बन सीट पे होती है, रूरल सीट पे राशन के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, मनरेगा के लिए होता है। तो अगर सेमी अर्बन और अर्बन में हम लीड कर रहे हैं अभी तक के रुझान के अनुसार, तो कहीं ना कहीं ये जो जुमला था कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये अर्बन सीट में कहीं ना कहीं इसने पकड़ नहीं बनाया है। तीसरी बात मैं कह दूं और ये बधाई मैं दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि जो बाइपोल्स चल रहे हैं आपके राज्य मध्य प्रदेश में भी और ऐसे 11 राज्यों में, कर्नाटक में हम ऑलरेडी जीत चुके हैं दोनों सीट पे, मणिपुर में हम जीत गए। सबसे आश्चर्य का विषय है तेलंगाना में जहां हमारा कोई बेस नहीं बताता था उस तेलंगाना में हम जीत गए हैं। ऐसे जो 11 राज्यों में बाइपोल्स चल रहे हैं और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% से ऊपर है, तो ये दिखाता है कि कोविड के समय में जो चुनाव हुआ है, कोविड प्रबंधन नरेंद्र मोदी जी ने सही तरीके से किया है। घर घर राशन पहुंचाने का काम, लोगों को अपने घर पहुंचाने का काम, चिकित्सा का काम, ये रिसोर्सफुली किया है। तभी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे प्रकरण को एक तरह से मुहर लगाया है। और अंत में कहूंगा, अगर ये स्वीप का वोट होता तो तेज प्रताप यादव जी, जो कि खुद एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है, वो खुद ट्रेल नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो भी ट्रेल कर गए थे बीच में। तो और मुझे पता नहीं अभी स्थिति क्या है हसनपुर की, मगर वो भी बीच में ट्रेल कर गए थे। अगर ये स्वीपिंग इलेक्शन होता तो कदाचित ही ट्रेल नहीं करते, वो भी दिग्गज नेता। अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। नवल किशोर यादव जी भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं चलूंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से जो जानकारी दी गई है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। कोरोना के कारण अभी जो काउंटिंग का काम है वो बहुत स्लो चल रहा है और देर रात तक नतीजे आएंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सुनिए चुनाव अधिकारी को। मतगणना धीमी नहीं चल रही है, मतगणना की रफ्तार वही है। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ज़्यादा ईवीएम की काउंटिंग होनी है तो हो सकता है थोड़ा समय उसके लिए ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि 2015 के मुकाबले हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। आपके नंबर ऑफ जो मतदान केंद्र हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए ईवीएम मशीनें जो काउंट होनी है वो बढ़ गई हैं आपकी। पोस्टल बैलेट में जो है उसमें भी नंबर पहले से इजाफा हुआ है। हालांकि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अतिरिक्त जो केंद्र है वो भी बनाए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो समय ज़्यादा काउंट के कारण रहेगा वो रहेगा। इसमें कहीं पे धीमी गति से मतगणना करने की बात कहीं से नहीं आती है। तो अभी धीमी गति रहेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दिलचस्प होगा कि शाम तक आंकड़े ऐसे ही रहते हैं या बदल जाते हैं। नवल किशोर जी, इन आंकड़ों पर 105 के साथ महागठबंधन टिका हुआ है बहुत देर से, जबकि एनडीए 128 के आसपास और तकरीबन 2-2.5 घंटे से यही सिनेरियो है।
तो इसको किस रूप में देखा जाए? आगे आने वाले वक्त में भी इसको बदलता हुआ देख रहे हैं या लग रहा है कि मुश्किल हो गई है आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए ये आंकड़े जरूर बदलेंगे और सरकार महागठबंधन की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जमीन से भी दिखा है और ये रिजल्ट में भी दिखेगा। जिस तरह से ये सरकार निकम्मी साबित हुई है पिछले 15 साल में और खासकर पिछले 6 महीना में, वो पूरा बिहार इसका दर्द और पीड़ा भुगता है, इसलिए वो भूल नहीं सकते हैं और बिहार कभी ऐसा निर्णय नहीं देगा। बिहार उनको निर्णय देता है जिनमें उम्मीद होती है, जिनको देखकर आकलन कर चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो निश्चित ही अगर वो निकम्मी सरकार साबित होती तो 128 पर एनडीए की बढ़त क्यों दिखती और जनता क्यों भरोसा करती? अभी तक के रुझानों में ही सही। चित्रा जी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जरूर ये बदलेगा और शाम तक आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हम लोग कह रहे हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह चुकी है चुनाव अभियान के दौरान कि इस बार जो बदलाव होना है वो निश्चित है। लेकिन नवल जी ये भी बताइए ना, आप जिस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में, रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, जो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के जो अनुमान बता रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री, आपको पूर्ण बहुमत, एकदम से कमाल धमाल करते हुए दिख रहे थे, आप रुक गए बड़ी मुश्किल से। तो नवल जी आप 100 से ऊपर बढ़े और वहाँ भी 104 पे रुक गए आप, और ये भी बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत दूर है अभी। नहीं, देखिए रुकने का सवाल नहीं है ना, रिजल्ट होता है। अब ये काउंटिंग को आप मानते हैं कि अंतिम फिगर है, या सर्वे पे तो हमने कभी कुछ कहा ही नहीं था। सर्वे का अपना तौर तरीका होता है, अपना चित्र और चरित्र होता है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी पहले भी नहीं था। हमारी उम्मीद उनसे जुड़ी नहीं हुई है, हमारी उम्मीद बिहार की जनता से जुड़ी हुई है और बिहार की जनता हमारे साथ दिखी है और वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ी है। चलिए, अपने पक्ष के दावे यहाँ पर हैं, अपने पक्ष के हिसाब से दावे यहाँ पर चल रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर बार बार होता रहा कि बेशक जब हम भी ग्राउंड पर उतरे, लोगों से बात की, अगर लालू राज से तुलना हो तो लॉ एंड ऑर्डर का एक क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, लेकिन इलेक्शन में जो मुद्दे छाए रहे उसमें रोजगार था। 50% तो वो वोट बैंक था जो शायद पहली बार वोट करने के लिए आ रहे थे, युवा वोटर थे, और उनको कहीं ना कहीं लुभाने में नीतीश कुमार पीछे छूट गए और उसी का असर रुझानों में, नतीजों में इस वक्त दिखाई देता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि आप देखिए, तेजस्वी की सभा में कहीं आपको एक महिला नहीं दिखेगी, आधी आबादी उसके पूरे संगठन में नहीं दिखेगी, आधी आबादी को टिकट नहीं दिया, सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को जनता दल यूनाइटेड ने दिया। और दूसरा, वो जो भीड़ थी वो एक अजीब किस्म का हुड़दंग था, और नीतीश कुमार जी का जो 15 साल का विकास दर 11.3% का था, वो एक शालीन भीड़ था, वो शालीन लोग थे। और नीतीश कुमार शालीनता से अपने सभी जनसभा में 15 साल का कामों का हिसाब देते रहे, पूरे बिहार को अपना परिवार बताया। सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको हुआ ना, आप देखिए कहाँ आप 50 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं, बीजेपी जबरदस्त आगे बढ़ी, आप नुकसान तो आपको हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का आपको फायदा जरूर मिल रहा है, बीजेपी पर आपसे ज्यादा भरोसा बिहार के लोग कर रहे हैं। देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि अभी वक्त संयम का है, थोड़ा समय और बीत जाने दीजिए, 50% से करीब आगे के वोटों की गिनती हो जाने दीजिए, और जब टीम जीतती है तो टीम के कप्तान को जरूर सेहरा पहनाया जाता है, पूरे टीम की मेहनत होती है, उसमें कभी कोई कम रन बना लेता है, कभी कोई सेंचुरी लगा लेता है, ऐसा होता है। आज क्रिकेट आईपीएल भी है और राजनीति का भी रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गठबंधन एनडीए का चुनाव लड़ रहा था वो सकारात्मक गठबंधन था, और उधर के जो लोग थे वो ठगबंधन थे, वो गैंग्स और परिवारवाद थे। संबित पात्रा जी, एक बात बताइए, क्योंकि अभी तक जो हमने रुझान देखे हैं उसमें एक तस्वीर ये भी उभरती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी था वहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी था वहां पर आरजेडी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहीं पर किसी तरह का ये विचार चिंतन में, मनन में इस वक्त आ रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने की भी कोई एक तस्वीर हो सकती थी, इस बात के मद्देनजर कि जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय बहुत सोच समझकर, साझे तरीके से और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, हमारे बड़े नेता जो हैं, उन्होंने बिहार में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा ये सब फैक्टर्स को फैक्टर इन किया है। दूसरी बात है, हम टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, डैम इफ़ यू डू, डैम इफ़ यू डोंट। अगर हम कहते हैं कि हम उनके बगैर चुनाव लड़ेंगे
और अकेले परफॉर्म करेंगे तो पूरी की पूरी कहर हम पे बरप पड़ता कि अरे देखिए ये तो अपना जो है गठबंधन धर्म भी नहीं निभाते हैं, साथ में लड़ते हैं तो आप लोग प्रश्न करते हैं अरे साथ में काहे लड़ा, अकेले लड़ते तो ज़्यादा परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके, हमारे पुराने पार्टनर हैं तो साथ में ही लड़ना था। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए, जहाँ तक कांग्रेस, देखिए ये जो साथ वाला विषय है इसमें कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण रोल है। आज कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्ट है वो लगभग एक समान छुट्टी दिख रही है, मतलब जितनी सीट कांग्रेस की आ रही है लेफ्ट की उतनी आ रही है। कहीं ना कहीं भरपाई कांग्रेस के बदले लेफ्ट कर रही है। आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने कांग्रेस के लिए कहा था, कांग्रेस अपीयर्स टू बी द न्यू फ्रिंज। भारत की राजनीति में अगर कोई फ्रिंज बना है अभी तो कांग्रेस बन गई है। आज मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस हैज बिकम फ्रिंजेस फ्रिंज। फ्रिंज पार्टी अगर दरअसल देखा जाए तो लेफ्ट पार्टी था, वो अस्तित्व विहीन हो गया था। आज कांग्रेस के दम पर कम्युनिस्ट पार्टी रिवाइवल हो गया है, मगर कांग्रेस उससे भी नीचे जाती दिख रही है। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें मंथन करना होगा कि क्या कांग्रेस जिसको छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन गंभीर आरोप यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी आप पर लगाए जा रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर बैक सीट पर बैठकर चुनाव लड़ रही है तो वाकई यहाँ पर सोचने की जरूरत है। और कम से कम बिहार में जिस तरह का चैलेंज था नीतीश कुमार के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, उसे भुनाने की कोशिश में पिछड़ती क्यों चली गई कांग्रेस पार्टी? इस पर आप जवाब दीजिएगा, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।